जी जी। सर जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है इसमें पहले सर्किट बनाना फिर उसके डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह निकालनी है हमने। देखें, आपके पास कोई ना कोई चीज़ पहले मौजूद होगी तो आप उससे कुछ ना कुछ करेंगे ना। विदाउट डूइंग यस सर। एनीथिंग आप मैथमेटिकल मॉडलिंग उसकी कैसे करेंगे? ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ एक लिफ्ट है, उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करें तो कहाँ से स्टार्ट लेंगे? कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी आपके पास मौजूद होगी जिसके थ्रू आप उसको सॉल्व करेंगी। चाहे उसका ट्रांसफ़र फंक्शन किसी ने दे दिया हो, यानी कि आगाज़ लेने के लिए कोई ना कोई एक चीज़ का तो मौजूद होना लाजमी है। और जब आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं होता तो फिर एक फ़िज़िकल डायग्राम और वही चीज़ें रह जाती हैं। अब अगर डॉक्यूमेंट में किसी ने कोई चीज़ प्रोवाइड कर दी है तो वेल एंड गुड, उससे आप किसी और चीज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पूरा चैप्टर जो 3 था उसमें हमारे पास क्या होता था, कभी सर्किट बना है उससे हम स्टेट स्पेस निकाल रहे हैं, कभी स्टेट स्पेस डायरेक्ट दी हुई है उससे ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं, कभी ब्लॉक डायग्राम से हम ट्रांसफ़र फंक्शन लिख रहे हैं। तो हमने इन बिटवीन काफ़ी खेला है चैप्टर 3 के अंदर। हम काफ़ी सारी चीज़ों से इधर उधर मूव करते रहे, लेकिन ऑन इनिशियल स्टेज हमारे पास कुछ ना कुछ तो होगा ना। और अगर आप सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को निकाल दें सर्किट से, जो आप इक्वेशन या ट्रांसफ़र फंक्शन वगैरह बनाते हैं, तो फिर तो पॉसिबल नहीं है ना आपके लिए स्टेट स्पेस इक्वेशन लिखना। ठीक है, अब सम नहीं टाइम सर। चैप्टर 3 के अंदर डायरेक्ट आपको चीज़ें दे देता है वो। जी। यस सर। सब बस वो मैथमेटिकल मॉडलिंग वाली चीज नहीं समझ आ रही, बाकी तो चले ऑलमोस्ट हो ही और अगर जाएगा। इसमें एक और चीज़ है, मैथमेटिकल मॉडलिंग वाला अगर नहीं आ रहा ना, तो मैं इसमें अभी कोई एक दो टॉपिक देखता हूँ, उस टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन होता है ना वो सारे रीड आउट करें चैप्टर 2 से, या मैं कोई एक आध कोई पैराग्राफ आप लोगों को रेफ़र करता हूँ। तो वो भी मैं बुक से दे के, जो कि इसके साथ बेस्ट इंटरलिंक कर रहा है, क्योंकि ये अब तक इशू होना नहीं चाहिए था मैथमेटिकल मॉडलिंग वर्ड का, यानी कि एटलीस्ट सर जेन में पिक्चर होनी चाहिए थी। करनी ना आती हो एक बात की बात है, वो कोई नहीं है, करना आना ना आना वो एक बात की बात है, लेकिन आई विल सी कि मैं कौन सा टॉपिक आप लोगों को विद इन द बुक सजेस्ट करूं जिससे एटलीस्ट इस तरह की क्यूरीज या इस तरह की चीज़ें थोड़ा ख़त्म हो जाएं कि ये क्या चीज़ होती है। सर वो ठीक है आता तो जी। है लेकिन सर एक दफा ना पता नहीं चल रहा वो करना किस तरह है, मतलब स्टार्ट कहाँ से लेना मैथमेटिकल है, समझ के करेंगे कैसे, बट स्टार्ट कैसे करें वो नहीं समझ आ रही उसकी। बाकी सारे पैरामीटर्स चले हम फाइल में डिफाइन हो चुके हैं हमारे, बट ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट स्पेस में आना, स्टेट स्पेस से ट्रांसफर फंक्शन में जाना, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, ग्राफ भी बन जाता है सर। बट एक बस ठीक एक ही है, चीज पहले पड़ी सर थोड़ी सी। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं कि कैसे आपने उसको रिप्रेजेंट करना। ओके सर। थैंक यू। वापस वापस बेसिकली डिफरेंशियल्स की फॉर्म में जब आप जाएंगे ना, यस सर। इन सारी चीज़ों से वापस डिफरेंशियल इक्वेशंस की जब फॉर्म में जाएंगे तो आपके पास खुद ही उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग से जो इक्वेशन बनती है वो खुद ही आ जाएगी। यानी कि ट्रांसफ़र फंक्शन से स्टेट स्पेस या स्टेट स्पेस से ट्रांसफ़र फंक्शन, ये तो आपको आइडिया है। इससे बैक यस एंड में सर। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है, जो कि मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो वो यस सर। डिफरेंशियल की फॉर्म में जो डेटा है उसको अगर लिख दें तो वो वही रिप्रेजेंटेशन उसकी हो जाती है। ओके सर। अभी मैं ये टॉपिक जो कह रहा था वो बेसिकली इसलिए कह रहा था, कोई एक दो पैराग्राफ्स मेरी नज़र से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, मैंने उस वक्त जिक्र भी किया था, माइट भी चैप्टर 3 के स्टार्ट में शायद। तो वो मैं यस सर। एग्जैक्टली पॉइंट आउट करके आप लोगों को बताऊंगा, फिर जो आपने ऑलरेडी चीज़ें फाइंड आउट की हैं उनके अंदर से ही आप लोगों का जो चीज़ें हैं ये निकल आएंगी, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। ओके सर। हाँ। थैंक यू अच्छा, सर। इसमें जो आज का जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर 5 है, इस पे कोई दो अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 लेक्चर हम इसका टाइम स्पेंड करेंगे। ये बेसिकली है रिडक्शन ऑफ मल्टीपल सब सिस्टम्स। तो नाम से फील हो रहा है कि काफ़ी सारे सब सिस्टम्स होंगे। अभी जो आपको अनमैन्ड व्हीकल का जो सीपी दी हुई है उसमें भी डिफरेंट सब सिस्टम्स हैं। ठीक है, एक सिस्टम को पूरा करने के लिए कुछ और सिस्टम्स भी मौजूद होते हैं, पैरेलल में उसके साथ और सिस्टम भी लगे होते हैं। तो आपको दो सब सिस्टम दिए हुए थे, दो चीज़ें आपको प्रोवाइड की हुई थी, कौन कौन सी की हुई हैं जो सीपी करने वाले ज़रात हैं?
सर एक पिच कंट्रोल का दिया हुआ था सिस्टम और एक हेडिंग का दिया हुआ था। एक पिच कंट्रोल का और दूसरा हेडिंग कंट्रोल्स। ठीक है, वो कह रहे एक पिच कंट्रोल का और एक हेडिंग कंट्रोल का। ओवरऑल ये से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर और माइनर लेवल पे चले जाएं तो माइट भी उसके और भी सब सिस्टम्स हों। जी सर, उसके अंदर डिफरेंट सब सिस्टम्स को मिला के हमारे पास एक सिस्टम बना था। तो यहाँ पे बेसिकली है कि रिडक्शन ऑफ मल्टीपल सब सिस्टम। आपके पास थोड़े थोड़े सब सिस्टम्स दिए हुए हैं और लाजमी नहीं कि वो बहुत आसान सी फॉर्म में आपके पास पिक्चर मौजूद हो, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकती है। तो आपका एंड पर्पस क्या होता है, कुछ सारे को सॉल्व करके एट द एंड उसका जो एक ट्रांसफर फंक्शन है जो कि पूरे सिस्टम को जाहिर कर रहा हो, ठीक है, यानी कि आप उसको इनपुट दे रहे हैं और वो आपको कोई ना कोई आउटपुट दे रहा है। जैसे एंटीना के केस में आप जस्ट नॉब को घुमाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको एंटीना जो है वो टिल्ट होकर मिलता है। तो ये आपकी इनपुट है, वो आपके आउटपुट है। तो मीन वाइल जितने भी सब सिस्टम्स है सारों को सॉल्व करके आप एक ही ब्लॉक में अगर लिख देते हैं तो वो आपके पास एक सिस्टम को ज़ाहिर करा होगा। मोटर के केस में जो लैब में आपने इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन देखा था जो पी मोटर के अंदर सेव था शायद, तो अब वो पी मोटर के अंदर जो सेव था आपने उसकी इनपुट पे लिखा हुआ था कि आर ऑफ एस और आउटपुट पे सी ऑफ एस, या आप उसको वोल्टेज दे रहे हैं और वो आपको स्पीड दे रही है, ऐसे ही था। आप उसका ट्रांसफर फंक्शन आपने लिखा हुआ था स्पीड ओवर वोल्टेज, यानी कि थीटा डॉट एस ओवर वी, और थीटा डॉट एस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम था, यानी कि वो आपके पास स्पीड या वेलोसिटी की आप बात कर रहे थे, और डिवाइडेड बाय वोल्टेज था। यही काम होता है मोटर के अंदर। मैकेनिकल एक चीज़ थी आउटपुट और इलेक्ट्रिकल थी इनपुट। और मीन वाइल जितनी भी सारी चीज़ें बीच में लगी होंगी उन सबको आपने सॉल्व करके यार्ड द एंड ये चीज़ निकाली होगी ना, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाले टॉपिक में एक दफ़ा जाइएगा सारे, तो आपको स्टार्ट से फील होगा कि आपने सर्किट डायग्राम बनाया, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स की फॉर्म में आपने चीज़ों को सॉल्व किया, फिर एट द एंड आप इस काबिल हुए कि आपके पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन आए। तो सम टाइम अगर मल्टीपल सिस्टम्स हैं तो उनको रिड्यूस करके एक सिस्टम कैसे बनाना ये हमने देखना है। और इसमें भी दो डोमेन्स हैं, फ्रीक्वेंसी भी है और टाइम डोमेन में भी है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में अमूमन जो चीज़ें होती हैं ना वो ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में लिखी होती, ब्लॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होता है। टाइम डोमेन के अंदर जो चीज़ें होती उसको सिग्नल फ्लो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया होता है। तो हमने उनको रिड्यूस करके एक सिस्टम बनाना है। ठीक है, इसीलिए अगर आप इसके चैप्टर लर्निंग आउटकम्स में हम देखें तो इसमें है कि रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मल्टीपल सब सिस्टम टू अ सिंगल ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम द इनपुट टू आउटपुट। और अगर आप दूसरी इसमें एक चीज़ है कि सिग्नल फ्लो जो डायग्राम्स हैं वो आपके पास स्टेट स्पेस के अंदर है, रिप्रेजेंट स्टेट स्पेस इक्वेशन एज सिग्नल फ्लो डायग्राम्स, यानी कि टाइम डोमेन के अंदर। फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर अमूमन ब्लॉक डायग्राम्स और टाइम डोमेन के अंदर जो है वो सिग्नल फ्लो डायग्राम। सो एनी हो कोई भी अगर डायग्राम हमारे पास मौजूद हो तो सिग्नल फ्लो का कैसे पता चलता है कि उसमें बेसिकली आप सर्कल्स के थ्रू चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये टॉप पे जो पिक्चर के साथ तस्वीर बनी हुई है, ये जो सर्कल्स बने हुए हैं ज़ीरो, इट फील्स लाइक कि जैसे ज़ीरो है, ठीक है। तो ये आपके पास सिग्नल फ्लो डायग्राम को रिप्रेजेंट करा, और ब्लॉक डायग्राम से पहले ही हम फेमिलियर हैं कि वो किस तरह की होती। तो बुनियादी मकसद क्या है कि सब सिस्टम्स को रिड्यूस करके एक सिस्टम बनाना। पहले कोई क्वेश्चन ही देख लेते हैं, यानी कि पहले किसी क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, फिर थोड़ी सी थ्योरी पैरेलल में डिस्कस करते रहेंगे, ताकि बेसिकली फील हो जाए कि एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं। अब लेट से ये एक पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये क्या, इस तस्वीर में क्या क्या है, क्या इसकी इनपुट है क्या आउटपुट है, बताएंगे ज़रा। सी एस इसकी सर आउटपुट है और आर एस सर इसकी इनपुट है। बाकी सर इसमें कंट्रोल लगे हुए हैं, प्लांट है सर, और क्या कहते हैं फीडबैक है, जारी है सर। ये इनपुट के आगे क्या चीज़ लगी? सर ये ट्रांसड्यूसर है सर, ये वैसे इनपुट क्या करता है? ट्रांसड्यूसर। सर ये सिग्नल को सर क्या कहते हैं एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है सर। ठीक है,
ठीक है, जैसे सेंसर वगैरह होते हैं। और एंटीना को जी भी जी जो सर आप ऐसी। घुमा रहे थे, उसको आप हाथ से नॉब को घुमा रहे थे ना, तो क्या हाथ से घुमाना वाली चीज़ एंड तक एंटीने तक पहुंच जाएगी? आपने यकीनन उस मैकेनिकल मोशन को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे आपका स्पीच जब वॉइस है वो भी माइक के थ्रू जब जाती है तो आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही बन जाता है। ऐसी है सर। ठीक है, पीछे वो वॉइस सिग्नल, तो उसको आप ट्रांसड्यूसर कह सकते हैं। तो अगर आपने इसको रिप्रेजेंट करना हो सारे को, आप तो एक ही फॉर्म में करेंगे ना। जी अभी जी इसी तरह की तस्वीर आपको होमवर्क 4 में भी नजर आई होगी, इस तरह के ब्लॉक डायग्राम थी यस उसमें जी सर। ऐसी? सर। जी सर। क्या था उसमें होमवर्क सर 4 के उसमें अंदर भी क्या? सर उसमें भी फीडबैक थी और क्या कहते हैं सर, और क्या कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन था, फीडबैक थी सर, इनपुट आउटपुट सिस्टम से वैसे। ट्रांसफर फंक्शन किस चीज़ का था? सर एक सर था उसमें आपका क्या एक्चुएटर कहते एंड आर्म का था जो कंट्रोल डिवाइस थी, मतलब डीसी मोटर और एम्पलीफायर का। अच्छा, और सेंसर वाला हमारा जो था वो फीडबैक था उसका। ठीक है। फीडबैक हमारे पास वन नहीं था, उसके अंदर यूनिटी था। हम्म। तो हमने मतलब जो ऊपर वाले दोनों थे, बेसिकली जो हमारा कंट्रोलर और प्लांट होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने एक फंक्शन हैं, बना एक लिया ट्रांसफर। था। और क्योंकि हम्म। फीडबैक हमारा वन था तो उसका जो फार्मूला होता है वन, मतलब अगर ऊपर हमने जी एस कह दिया तो जी एस ओवर वन प्लस जी एस मल्टीप्लाई बाई एच HFS एस और हमारा वो, वन था। हाँ जी, अगर फीडबैक माइनस में हो तो वो डिनोमिनेटर में प्लस आ जाता है, अगर प्लस में जी हो तो सर। वो माइनस। माइनस में जाता तो ये आपने लैब नंबर 1 या 2 में भी किया होगा, जब सीरीज या पैरेलल में ब्लॉक्स थे और फीडबैक के अंदर थे, तो वहाँ जी पर सर। फीडबैक की कमांड भी यूज़ की होगी, पूरा फीडबैक वर्ड लिखा होता है इकट्ठा। हाँ जी है। सर। यस सर। और वो थोड़ा आपने उस चीज़ को किया होगा। अच्छा खैर, सो अभी ये सीपी में भी जो बात हो रही थी, मुझे असाइनमेंट देने से थोड़ा सा एक बेसिकली फ़ायदा ये होगा कि आपने कोई ना कोई पूरा सिस्टम बना हुआ और पूरे सिस्टम के ग्राफ्स और चीज़ों से थोड़ी सी दोस्ती हुई होगी एटलीस्ट समहाउ, कि अच्छा ये होती कैसे हैं, ये चीज़ें वर्कआउट कैसे करती हैं। क्योंकि सीपी में तो जब आप बनाते तब जाके पता चलता ना कि क्या होता है, अदरवाइज आप जब देख रहे थे प्लांट और इस तरह की चीज़ें, माइंड में डेफिनेट से बातें कन्फ्यूजन आती होगी कि ये क्या होती है ना, किस तरह कर रहे हैं। तो एटलीस्ट असाइनमेंट में ये था कि एक पूरा एक प्रैक्टिकल जो सिस्टम होता है ना, वो आपकी नज़र से गुजरा इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम्स, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शंस, इन द फॉर्म ऑफ स्टेट स्पेस, और इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स जो कि बेसिकली रिस्पॉन्स होते हैं। तो ऐसी वो सारा एक माइंड में एक अर्ली एक स्केच गुजरा है, उसको बंदा रिलेट कर सकता है चीज़ों को। तो यहाँ पे भी जो पिक्चर बनी सम हो, बस आप जेन में लाएं कि ये कोई ना कोई फिजिकल सिस्टम है। ठीक है, अच्छा जी। तो क्या ख्याल, अगर इसको एक कर लें, बेसिकली आप इंटरेस्टेड किस में होंगे, इनपुट में इनपुट आउटपुट। और आउटपुट में? जी सर। यही होता है मेरे ख्याल से, और तो कोई आपके जहन में चीज़ नहीं होती। नहीं सर। अंदरूनी तौर पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होती हैं। क्या ख्याल है? इसी में ऐसी है। डिज़ाइन और एनालिसिस की जो स्पेसिफिकेशंस होती है, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। सो अब देखें चीज़ें रिड्यूस होती जा रही। अभी मैं सॉल्व करना इनको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे भी कमिटमेंट की थी कि मैं एक दफ़ा बस आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि चीज़ें रिड्यूस कैसे होती हैं, फिर वन बाय वन पढ़ते हैं कि कैसे खैर सॉल्व करना। अब देखिए, आपने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया इसको, और ये जो G1 ऑफ S था, इसको आप थोड़ा सा कहीं इनसाइड ले गए होंगे। ये G1 G2 G3 था, इसको कहीं सॉल्व कर लिया होगा। H2 H1 इनको सॉल्व कर लिया होगा। तो इन शॉर्ट करते करते आपके पास ये एक बिल्कुल एक सी की फॉर्म में एक सिंपल एक चीज़ आ गई है। ठीक है, अब इसको अगर आप देखें तो ये एक फर्स्ट वाला क्या था, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स था, बी में सिंप्लीफाइड मॉडल था, और सी में इक्विवेलेंट ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया। ये बिल्कुल एंड पे एक ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया जिसमें आप इंटरेस्टेड थे। तो आपको पता है कि आपने पी मोटर के अंदर भी एक ट्रांसफ़र फंक्शन यूज़ किया था लैब के अंदर। जी सर। तो वो बेसिकली यही चीज़ है कि आपके पास एक फुल फ्लैज एक चीज़ बनी, आपने उसकी ब्लॉक डायग्राम बनाई, उस ब्लॉक डायग्राम से आप फर्दर मूव करते करते जो है वो एंड पे पहुँचे। तो यही पर्पज़ है आज का कि आप बेसिकली जो मल्टीपल सब सिस्टम्स हैं उनको रिड्यूस करके आप एक ट्रांसफ़र फंक्शन बना सकें।
और ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक ब्लॉक डायग्राम आपको नज़र आई थी। उस ब्लॉक डायग्राम पे मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया था। मैंने कहा था कि इससे मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन सा ट्रांसफ़र फंक्शन से ये ब्लॉक डायग्राम बनी है। अगर ब्लॉक डायग्राम गिवन हो तो मुझे पता हो कि मैं इससे क्या ट्रांसफ़र फंक्शन बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। ठीक, यस तो थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस उसमें भी हुई थी, लेकिन उसमें हमने चीज़ों को उस अंदाज से नहीं सीखा, उसमें हमने रिडक्शन नहीं सीखी, उसमें जस्ट हमारे पास एक चीज़ थी, हमने उसको बना दिया। उसमें आपने देखा होगा 3-4 इंटीग्रेटर से आपके सामने, और नीचे से कुछ कांस्टेंट जा रहे थे, कुछ प्लस हो रहे हैं, कुछ माइनस हो रहे हैं, तो आपने उसमें 7-8 कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल सब सिस्टम सारे वैसे ही बनाए हुए थे। ठीक है, आपने स्टेप वाइज उनको रिड्यूस करके एक नहीं लिखा, उसी को देख के डायरेक्ट आपने कुछ चीज़ें की हुई थी। ठीक है, तो बेसिकली ये था कि आपने लर्निंग तो ज़रूर की है, लेकिन वहाँ पे रिडक्शन की लर्निंग नहीं थी। ठीक है, चीज़ आप पहले भी यानी कि इस चीज़ से फेमिलियर हैं, लेकिन इन अ सेंस ऑफ रिडक्शन नहीं है। तो उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली हमने इस चैप्टर में करना क्या है, या किस टाइप की जो चीज़ें हैं वो होंगी। यस सर। हाँ, तो क्योंकि पहले थोड़ा सा स्केच क्लियर हो तो फिर उस पे जितनी भी बात करनी हो फिर वो कदरे आसान हो जाती ना। ओके जी, तो इस चैप्टर के अंदर एक तो बात हुई कि हमने ब्लॉक डायग्राम्स और सिग्नल फ्लो डायग्राम्स को जो है ना वो डिस्कस करना है। तो ब्लॉक डायग्राम्स, एक और बात हुई कि ब्लॉक डायग्राम्स जो हैं वो अमूमन फ्रीक्वेंसी डोमेन के एनालिसिस और डिज़ाइन के लिए यूज़ होते हैं, और ब्लॉक डायग्राम फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए, और सिग्नल फ्लो जो ग्राफ्स हैं वो अमूमन स्टेट स्पेस के लिए या टाइम डोमेन के लिए। अगर आप चैप्टर नंबर 3 की हेडिंग देखें तो वैसे बेसिकली चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, या चलें चैप्टर नंबर 3 का नाम नहीं भी पता तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग मॉडलिंग इन वालों द को मॉडलिंग इन द टाइम। मॉडलिंग इन टाइम डोमेन। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो मॉडलिंग वाले क्वेश्चन है ना कि मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है, देखिए सेकंड में आपने क्या सीखा था, मॉडलिंग इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। सर्किट होता था, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते थे, ट्रांसफर फंक्शन बनाते थे, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर काम कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने मॉडलिंग की इन द टाइम डोमेन। यस सर। ये वही चीज़ है जो कि मैं आपसे कह रहा था कि हम इसको कर चुके हैं ये इस अंदाज से। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में करनी हो मैथमेटिकल मॉडलिंग, या टाइम डोमेन में करनी हो, तो इस पे हमने फुल फ्लैज चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 किया है। जब मैथमेटिकल मॉडलिंग करके हम उसका कोई ना कोई ट्रांसफ़र फंक्शन बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर या टाइम डोमेन के अंदर, जब हम उसका रिस्पॉन्स लिख लेते हैं सी ऑफ टी, तो फिर हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था उसको एनालाइज करने के लिए कि आया कि ये रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरता है, आया कि इसका सेटलिंग टाइम, पीक टाइम, राइज टाइम या फाइनल वैल्यू को ये मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। और चैप्टर नंबर 5 के अंदर, ये चैप्टर नंबर 5 को अगर निकाल भी दें बीच में से, ये बिल्कुल एक रिडक्शन है ब्लॉक्स की, इसको अगर थोड़ा साइड पे भी कर दें, 4th के बाद अगर मैं डायरेक्ट 6 की बात करूं तो 6 मुझे स्टेबिलिटी सिखा देगा, 7 जो है वो मुझे स्टेडी स्टेट एरर सिखा देगा। तो पहले हमने मॉडलिंग की है, पहले हमने कंट्रोल सिस्टम्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स बेसिक लिए हैं। जब हमारी कंट्रोल सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट से हम फेमिलियर हो चुके थे, तो फिर हमने अगला स्टेप मैथमेटिकल मॉडलिंग का ही लिया था। ठीक है, तो अब इसको बिल्कुल शॉर्ट करके बंदा कहे कि क्या होती है मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो यही है कि फिजिकल डायग्राम से आप उसको सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह लिख रहे हैं, एट द एंड उसको ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में, या उसको आप जो है वो टाइम डोमेन की फॉर्म में आप लिख रहे हैं। अब जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो कितने खूबसूरत अंदाज में आप बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कह रहे होते हैं कि ये 1/s² + 1 है, या 1/this + this है। यही चीज़ जब आपके पास डबल डेरिवेटिव्स या ट्रिपल डेरिवेटिव्स या डेरिवेटिव्स की फॉर्म में हो, इंटीग्रेशंस की फॉर्म में हो, तो आप तो कुछ भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। शायद आपके लिए एनालिसिस ही डिफ़िकल्ट हो जाए। अगर आपको कोई कहेगा स्टेबिलिटी फाइंड आउट करें, कि डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि स्टेबल है या नहीं है। आप किसी न किसी मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करके बताएंगे ना। माइट भी आप डिनोमिनेटर के पोल्स निकाल के देखें कि लेफ़्ट हाफ प्लेन पे, राइट हाफ प्लेन पे है, या वर्टिकल एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो ये
सारी चीज़ें उससे इंटरलिंक्ड हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट के होमवर्क 4 में या कहीं अगर कोई चीज़ आती तो हमने उसको, ये ऐसा नहीं है कि डिस्कस नहीं किया, हमने उसको डिस्कस किया है। अच्छा, एक और चीज़ होती जो कि टीचर अक्सर वैसा करते हैं, या जब आप के पास गाइडलाइंस लेने के लिए टीचर मौजूद नहीं होंगे जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, सो आप सबसे पहले कोई भी माइंड में क्वेश्चन आता है ना, यू आर गोइंग टू गूगल इट। सो जब आप ब्राउजिंग वगैरह कोई चीज़ करेंगे, आपके सामने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आएगा, और फिर यकीनन डॉक्यूमेंट की चंद लाइनें पढ़ने के बाद आप उसको अपने किसी न किसी कोर्स से रिलेट करते हुए नज़र आएंगे। आपको चीज़ की थोड़ी बहुत सेंस बनेगी कि अच्छा ये मैंने फलां पे पढ़ा था, ये मैंने फलां पर पढ़ा था, तो हम उसको रिलेट कर लेते हैं। तो सम हो अगर आपके पास कोई नया डॉक्यूमेंट आता है, दैट डजंट मीन्स के ए टू जी फुल फ्लैज आपको कोई उसके नोट्स मिलेंगे। सो इट्स बेटर कि उसको आप रीड आउट करें कि ये चीज़ बेसिकली है क्या। और माइट भी जब आप उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं, थोड़ा सा आगे मूव करें, तो आपको पता लगे कि यार ये तो एज इट इज़ मैंने ये चीज़ इस नाम से या इस टॉपिक से या इस एग्जांपल से बिल्कुल मैं पहले पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो ये इसको गूगल को मैं बेस्ट फ्रेंड इसीलिए कहता था कि ये बेसिकली समटाइम्स कोई ना कोई ऐसी डायरेक्शन दे देता है जो कि हमने पहले एक चीज़ की होती। तो ये एक बड़ा क्विक वे होता है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। और इन केस अगर आपने नहीं भी स्टडी की होती तो आप उस डॉक्यूमेंट से हेल्प ले लेते हैं। और हमेशा जब आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, या अक्सर मैं स्टूडेंट को बुक दी होती है ना, उनको मैं एक्सरसाइज वगैरह क्या कहता हूँ सॉल्व करें, तो वो कुछ कह रहे थे कि सर वहाँ पर कुछ उसने डिफरेंट किया हुआ था या ऐसा लिखा। तो मेरे उनसे एक बात होती है कि जो आप पढ़ रहे हैं अगर उसकी सेंस डेवलप हो रही है, अगर आपका माइंड कह रहा है कि दैट्स फाइन, क्योंकि जब कोई चीज़ गलत होती है ना तो वो फील भी हो जाता है कि ये बात गलत कर रहा है, ये इसकी जस्टिफिकेशन नहीं बन रही। तो देन हम उसको कंपेयर करते हैं, फिर उसको सॉर्ट आउट करते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज से देखते हैं। अगर चीज़ की सेंस बन रही हो जो उसने बात की हुई, आप उसको कंपेयर करें, अगर सेंस बन रही है तो ठीक है। अगर कोई कहता है कि ओपन सर्किट में जो करंट ज़ीरो होता है, आप ज़हन लड़ाएं, सोचें, अगर बात समझ आती है कि हाँ यार वाकई हमने भी सर्किट एनालिसिस में ऐसे ही पढ़ा, ज़ीरो ही होता है, सो दैट्स फाइन। अदरवाइज अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो फिर वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। सो आई होप सो कि ये कोई मॉडलिंग से रिलेटेड जो क्यूरीज थी ना, उसमें कोई ऐसा आपको इशू नहीं होगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट ना, जैसे भी आपने करना होगा यूजिंग मैटलैब करना तब पेज पे जा रहे हैं तब। ठीक है, और इस बुक की ब्यूटी है कि इस बुक के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ साथ पैरेलल में मैटलैब्स के छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स हैं। इवन दो कि एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं जिनके ऊपर मैटलैब की वो सीडी या डीवीडी टाइप वो डिस्क सी बनी होती है। इट फील्स लाइक कि ये सॉफ्टवेयर पे कुछ करने वाली चीज़ें। ओके जी, सो सिग्नल फ्लो को आपने जो है वो इसी चैप्टर के एंड पे हमने देखना, और अभी ब्लॉक डायग्राम्स को थोड़ा देखते हैं। हमने बेसिकली करना क्या, सिंगल ट्रांसफ़र फंक्शन की तरफ हम जा रहे हैं डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके। तो ब्लॉक डायग्राम को जब प्रोड्यूस करना, तो अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम यूज़ करेंगे। ब्लॉक डायग्राम्स, अलजेब्रा विल बी यूज्ड टू रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम्स एंड मेसन्स रूल टू रिड्यूस सिग्नल फ्लो ग्राफ्स। तो कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करके हमने ग्राफ्स सब सिस्टम के ब्लॉक्स को रिड्यूस करना है और एक एक ट्रांसफ़र फंक्शन की फॉर्म में उसको लिखना है। और अगर कोई चीज़ यहाँ पर डिस्कस नहीं भी कर रहे तो कोई और भी अगर वे इसके लिए है तो दैट्स फाइन, वो भी चलेगा। As we shall see, however, either method can be used for frequency domain or state space analysis and design. अच्छा, एक मैं चीज़ था, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन का तो नाम आता है, ये जब स्टेट स्पेस का आता है नाम, तो ये कौन सी डोमेन होती है जब स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन की बात टाइम करते हैं? डोमेन। टाइम डोमेन बेसिकली आपके पास मैट जी जी मैट की बात हुई थी, मैट्रिक्स कहना चाह रहे हैं। मैट्रिक्स। तो बेसिकली स्टेट स्पेस में मैट्रिक्स की फॉर्म में भी सम हाउ रिप्रेजेंट किया होता है, एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू वगैरह, तो वो मैट्रिक्स ही आपके पास होते हैं जो आप वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, उनके डेरिवेटिव स्टेट स्टेट वेक्टर और साथ में डेरिवेटिव वाला वेक्टर। ठीक है, सो वो भी अगर कोई बात कहना चाह रहा है तो उसकी भी सेंस बनती है, दैट्स फाइन।
अच्छा, ब्लॉक डायग्राम के अंदर एक समिंग जंक्शन का एक पॉइंट होता है, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही, प्लस यस सर। प्लस माइनस और ये चीज़ें, इसको आप समिंग जंक्शन के तौर पे जो है वो ट्रीट करते हैं। यस एक सर। और भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट, एक और भी वर्ड यूज़ होता है जी, जैसे दीज न्यू एलिमेंट्स आर समिंग। एक तो समिंग जंक्शन है जो जिस तरह अक्सर आपके पास सर्कल लगा हुआ और प्लस और माइनस उसके साथ होते हैं, और कुछ पिक ऑफ पॉइंट्स भी आपके पास होते हैं। उनका वैसे आइडिया क्या होता है? खैर अभी तो सर शायद आइडिया हो जी। सर ये शायद वो होती हैं जहाँ से हमारे पास नॉइज वगैरह एंटर हो रही होती हैं, यानी कि पिक ऑफ पॉइंट किसी भी जगह से, यानी कि शायद। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, सो अभी आप इसको देखें ना, तो उसने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि वो यूज़ करता है, तो हम सारी से अल्हम्दुलिल्लाह पहले फेमिलियर है। एक कोई इनपुट सिग्नल आ गया, कोई आउटपुट सिग्नल आ गया, उनको सिग्नल्स की बात कर रहा है। फिर आप इनपुट और आउटपुट अगर किसी चीज़ से गुजारते हैं तो वो एक सिस्टम से गुजरती है, ये भी हमें पता है। उस सिस्टम का हमें ट्रांसफ़र फंक्शन भी फाइंड आउट करना होता है। और अगर दो तीन इनपुट्स किसी एक पॉइंट पे जाके प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं, वो भी हमें पता है। ये हमने चैप्टर 3 के अंदर जब ब्लॉक डायग्राम देखी थी, या चैप्टर 1 के अंदर जब ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी, या लैब्स के अंदर जब आपने पैरेलल में या फीडबैक के फॉर्म में कुछ सिस्टम्स को सॉल्व किया था। सो हमें पता है कि ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। हम इसको बेसिकली समिंग जंक्शन का नाम दे देंगे, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कुछ चीज़ें सम आउट हो रही हैं। तो वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन हम उसको अमूमन समिंग जंक्शन का ही नाम देते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि कोई माइनस हो रही हैं तो आप कहेंगे ये सब्ट्रैक्शन जंक्शन है। सो नाम उसका अमूमन जो है वो समिंग जंक्शन ही हम उसको कंसिडर करते हैं। और कुछ है पिक ऑफ पॉइंट्स। अब इसमें अगर आप देखें तो पिक ऑफ पॉइंट्स के अंदर हमारे पास उसी तरह से प्लस माइनस नहीं है, समिंग जंक्शन नहीं है, लेकिन एक इनपुट है आर ऑफ एस, और वो 3 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, तीनों आर एफ एस है। जैसे आप किसी एक इनपुट वाले पॉइंट से मल्टीपल इनपुट्स ले रहे होते हैं, या एक ही पॉइंट होता है वो डिफरेंट जगह पर जा रहा होता है। सो अगर कहीं आपको पिक ऑफ पॉइंट की बात मिले तो उसका मतलब ये है कि कोई ना कोई उनका कनेक्टिंग पॉइंट होगा, और उधर से कोई चीज़ एंटर हो रही है या लीव कर रही है। ठीक है, और अगर समिंग जंक्शन का हो तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं चीज़ें प्लस या माइनस हो रही। अब कैस्केड की फॉर्म में बेसिकली अगर डेटा हो, ये भी आपने लैब में देखा होगा, ये अगर आप इस चीज़ को देखें तो एक आर एफ एस एक इनपुट है, आगे G1 ऑफ एस है, G2 ऑफ एस है, G3 ऑफ एस है। तो आपने ये सीरीज और पैरेलल के नाम से लैब में कमांड्स भी किए होंगे। फुल फ्लैज सीरीज लिखा होता था, फुल फ्लैज पैरेलल वर्ड लिखा हुआ, की थी या नहीं की थी? की थी सर। ठीक है, सो मैं G1 G2 G3 को अगर मल्टीप्लाई करके अगर एक ही चीज़ लिख दूँ, ये जैसे ब्लॉग में आपको नज़र आ रही है, तो यही कुछ है कि आपने ब्लॉक को रिड्यूस करके एक ब्लॉक की फॉर्म में लिख दिया। अगर कोई फीडबैक हुई हुई है तो आप उसका फुल फ्लैज फार्मूला लिख दें। तो ये बेसिकली थी क्या, फिगर 5.3 कैस्केडेड सब सिस्टम्स, और बी के अंदर इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन आपने उसका लिख दिया। इट्स लुक्स लाइक के जी इक्विवेलेंट जो है वो G3 G2 G1 ऑफ एस की फॉर्म में आपने लिख दिया। अब ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ था, उसकी उसने इक्वेशंस वगैरह लिखी हुई हैं। अब इसी तरह जिस तरह कैस्केड है, इसी तरह पैरेलल फॉर्म में भी मेरे पास हो सकती हैं चीज़ें। ये भी हम थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे। अब पैरेलल फॉर्म में क्या है कि जैसे पिक ऑफ पॉइंट अभी आपने पढ़ा, देखें आर एफ एस एक इनपुट है, वो G2 में भी जा रही है, G3 में भी जा रही है, G1 में भी जा रही है। तो इनपुट 3 सब सिस्टम्स को जा रही है। तो G1 की आउटपुट क्या होगी, आर एफ एस इनपुट मल्टीप्लाई विद द G1 ऑफ एस। आउटपुट क्या होती है, इनपुट इनटू ट्रांसफर फंक्शन। इसी तरह ये जो दूसरा सिस्टम है उसकी आउटपुट यानी कि सिस्टम का जो रिस्पांस है, इनपुट इनटू ट्रांसफर फंक्शन। इसी तरह ये जो तीसरा सिस्टम है
तीसरा जो सिस्टम है G3, इसकी इनपुट क्या है RFS, ये इनपुट आ रही है आपके पास, और मल्टीप्लाई विद द ट्रांसफर फंक्शन, ये आपके पास आउटपुट है। तो अब आप आगे आपने प्लस माइनस लिखा, उसका मतलब ये है कि दैट कुड बी प्लस, दैट कुड बी माइनस, इट डिपेंड्स के क्या होता है। चैप्टर 3 में भी जो आपने ब्लॉक डायग्राम देखी थी, कुछ चीज़ें प्लस थी और कुछ चीज़ें माइनस थी, वो हमें अपनी Yes. इक्वेशन से पता चला था कि प्लस है या माइनस है। तो अब आपने C(f)(s) इनको सम अप करके लिख दिया कि G1(f)(s), G2(f)(s), G3(f)(s), ये सारी चीज़ें इनटू R(f)(s), क्योंकि R(f)(s) जो है वो इनकी इनपुट थी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपस में सम अप हो रही है। अगर इन तीनों को अगर आप सम करें, RS(G1), RS(G2) और RS(G3), तो तो इसकी तीनों में से मिनिमम RS कॉमन रिक्वायरमेंट आ पता है क्या थी अच्छी GTA चलने की? 8 GB रैम। और अब अगर इनको एक सिस्टम की फॉर्म में अगर आपने लिखना हो, तो RFS आपके पास इनपुट है और CFS जो है वो आपके पास आउटपुट है, और इन बिटवीन आपने एक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर इसको भी आप देखें तो ये पिक्चर ए के अंदर है पैरेलल सब सिस्टम्स, पैरेलल की फॉर्म में थे। पैरेलल का मतलब ये है कि यहाँ से भी इनपुट आ रही है, यहाँ से भी इनपुट आ रही है, यहाँ से भी इनपुट आ रही है। अब तीनों चीज़ों को पैरेलल वे में सॉल्व करें। सीरीज में ये कि एक ब्लॉक से निकलती है दूसरे ब्लॉक में चीज़, तीसरे ब्लॉक में चीज़, ठीक है। जैसे रिंग टोपोलॉजी होती है, तो उसके अंदर सीरीज के अंदर सम टाइम ये भी होता है कि सिस्टम वेट करता रहता है कि वहाँ से इनपुट किसी एक सिस्टम के अंदर दाखिल होगी, तो फिर वहाँ से आउटपुट नहीं। ये स्टडी वाला सिस्टम भी है ना। आप पैरेलल वे में अगर सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे हो तो वो चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन जब हम सीरीज़ वाला काम करते हैं कि ये पहले इसको पढ़ लें, पहले इसको कर लें, तो फिर कुछ और करेंगे, तो सम टाइम अगर कहीं ब्रेक लग जाती है तो आगे सारी ब्रेक्स लग जाती, ठीक है। तो ये भी होता है कि चीज़ अगर एक रुक गई है तो इन बिटवीन सारी चीज़ें पॉज हो गई। तो बी में आपने इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन लिख दिया। ये हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख रहे हैं क्योंकि इनको फिर हमने यूज़ भी करना है आगे। और ये आपके पास फीडबैक फॉर्म, अब फीडबैक की सेंस में हमारे पास क्या है कि ये वही पिक्चर थी जो सबसे स्टार्ट में आपको दिखाई थी कि G1(f)(s) है, G2(f)(s) है और G3(f)(s) है, ठीक है। तो इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कोई ना कोई एक नया ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा, ये सीरीज़ की कमांड के थ्रू, जैसे हम मैटलैब में करते थे। सो प्लांट एंड कंट्रोलर को आपने एक ही लिख दिया। और इसी तरह अगर आप देखें, ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो है और जो फीडबैक है, ये भी दोनों जो हैं वो सीरीज़ के अंदर हम बेसिकली आपस में बजाते हैं खुद, तो इनको भी आपने एक ही बात कर दी फीडबैक। तो H2 और H1 जो है दोनों मल्टीप्लाई हो गए HFS को ज़ाहिर करें। और आपके पास यहाँ पर ये जो समिंग वाला पॉइंट है, इसके अंदर ये फीडबैक आ रही है, और इधर से आपके पास ये इनपुट ट्रांसड्यूसर है, ये RFS इसके साथ इनपुट है, ये G1(f)(s) के साथ मल्टीप्लाई होगी और आपको कोई ना कोई एक सर्टेन वैल्यू दे रही होगी, वो आपने समिंग जंक्शन को दे दिया। यानी कि समिंग जंक्शन को बेसिकली आप क्या देंगे, इनपुट ट्रांसड्यूसर की जो आउटपुट होगी वो प्लस हो रही है यहाँ पर, और ये आपके पास एक्चुएटिंग सिग्नल है जो कि एरर्स वगैरह है। तो इनको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे, ये अभी किसी एक स्टूडेंट ने बात की थी कि फीडबैक का जो फॉर्मूला उसने पढ़ा था कि अब ये G(f)(s) और फीडबैक से H(f)(s) है, तो जो G(f)(s) वाला है जो कि सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, इसको आप सिस्टम, इसको ट्रांसफ़र फंक्शन आप बेसिकली कह लेते हो, नीचे वाला जो ब्लॉक होता है उसको आप फीडबैक कह लेते हैं। नो डाउट कि फीडबैक भी किसी ट्रांसफ़र फंक्शन को ही जाहिर करी, लेकिन अमूमन उसकी वैल्यू 1 या बहुत शॉर्ट लेवल पे उसकी वैल्यू होती, तो अक्सर आपने उसका नाम फीडबैक या अक्सर यूनिटी फीडबैक और इस तरह के छोटे छोटे उसके नाम रखे होते हैं। सो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि G(f)(s) डिवाइडेड बाय 1 प्लस G(f)(s) H(f)(s). तो अमूमन हमारे पास जो फीडबैक होती है वो नेगेटिव के साथ होती है, तो इसलिए फॉर्मूला के अंदर प्लस आता है, और अगर ये फीडबैक प्लस की फॉर्म में जा रही है तो फॉर्मूला के साथ
माइनस साइन आएगा। समिंग जंक्शन के साथ जो साइन आ रहा था उससे उल्ट साइन आपको फॉर्मूला में रिफ्लेक्ट बैक होगा। ये बीच में लिखा भी हुआ है, द सिस्टम इज सेट टू बी हैव नेगेटिव फीडबैक इफ द साइन एट द समिंग जंक्शन इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक इफ द साइन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जी इक्विवेलेंट सिस्टम के अंदर आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब थोड़ा देखते हैं कि ब्लॉक्स को, मूविंग ब्लॉक्स टू क्रिएट फेमिलियर फॉर्म्स, ब्लॉक्स को देखते हैं कि थोड़ा मूव करने से इफ़ेक्ट क्या होता है। अब ये जो ब्लॉक्स को मूव करना है ना, ये बेसिकली हमने एग्जांपल्स में यूज़ करना है, तो इसको हमने थोड़ा सा गौर से देखना है चीज़ों को। अच्छा, ये आर एफ एस एक इनपुट है, ठीक है, और एक्स एफ एस समिंग जंक्शन पे कोई ना कोई चीज़ जा रही है, कोई ना कोई सिग्नल जो कि प्लस माइनस है। अच्छा, एक टाइम पे एक चीज़ ही होती है, प्लस माइनस का मतलब बेसिकली ये होता है कि दैट कुड बी प्लस, दैट कुड बी माइनस, तो वो आपने देखना है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके जी, आर ऑफ एस है और इसके साथ एक सिग्नल जा रहा है एक्स ऑफ एस, ठीक है, और ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों सिग्नल्स सम होंगे, प्लस होंगे, यानी कि अगर प्लस है तो प्लस होंगे, अगर माइनस है तो माइनस होंगे, डिपेंड्स के क्या होना है। सो ये जो है वो आगे क्या करेंगे कि ये इनपुट बनेंगे जी ऑफ एस की, ये दोनों आपस में सम अप होंगे, और ये जो जी ऑफ एस है जो आगे आपके पास ब्लॉक बना हुआ, ये उसकी इनपुट बन जाएंगे, दोनों को आप प्लस, यानी कि अभी अगर मैं फ़िलहाल इसको देखूं तो एक्स ऑफ एस के साथ माइनस वाली टर्म ऊपर है, तो ये होगा आर ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ एस, ये अब इनपुट जाकर बनेगी किसकी, जी ऑफ एस की, ठीक है। सो आउटपुट क्या होगा, सी ऑफ एस इज इक्वल टू होगा ट्रांसफर फंक्शन जो कि जी ऑफ एस है, और इनटू इनपुट, और इनपुट दो चीज़ों का मजमू है मेरे पास, ठीक है। तो ये आगे इक्विवेलेंट फॉर्म आपने बनाने की कोशिश की है। इसमें आप क्या करें, ये तो मैंने वैसे बताया ना कि चीज़ होगी कैसे। अब इक्विवेलेंट फॉर्म में आपने क्या किया, आप ये जो जी ऑफ एस है उसको यहाँ से उठा के समिंग जंक्शन के लेफ्ट साइड पे लाने की कोशिश करें। ये देखें, जी ऑफ एस यहाँ से उठा के समिंग जंक्शन के लेफ्ट साइड पे, तो अगर आप यहाँ से जी ऑफ एस जो पहले थी उसको उठा के समिंग जंक्शन के लेफ्ट साइड पर लाएंगे और कहेंगे भी कि ये इक्विवेलेंट है, तो आपके ये जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं इनके ऊपर कोई ना कोई तो फ़र्क पड़ेगा। वो फ़र्क किस तरह से आपको जाहिर होगा, तो पहले देख लेते कि था क्या। फिगर 5.7 क्या कह रही है, ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा फॉर समिंग जंक्शंस, इक्विवेलेंट फॉर्म्स फॉर मूविंग अ ब्लॉक। आप एक ब्लॉक को मूव करना चाह रहे हैं, तो पिक्चर ए के अंदर किसको आपने मूव किया, टू द लेफ्ट पास्ट अ समिंग जंक्शन, आपने समिंग जंक्शन के लेफ्ट साइड पे पास किया है एक ब्लॉक को, तो वो ब्लॉक कौन सा है, वो जी ऑफ एस था, उसको आप समिंग जंक्शन के लेफ्ट साइड पर लेके आए। तो अगर इसको आप लेफ्ट साइड पर लाएं तो ये तो आप ले आए हैं, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्या करेंगे, समिंग जंक्शन के किसी दूसरी तरफ ऐसा क्या करेंगे कि आउटपुट वही रहे, आउटपुट आपके पास वही आए। तो उसको करने के लिए क्या किया हुआ कि ये जो समिंग जंक्शन की दूसरी आपके पास इनपुट थी एक्स ऑफ एस वाली, उसके साथ एक एक्स्ट्रा ब्लॉक आप ऐड करेंगे जिसको आप कह रहे हैं जी ऑफ एस। सो इससे क्या होगा कि आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, और ये भी जो जी ऑफ एस है एक्स ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई होके सी ऑफ एस आपको आउटपुट दे रही होगी। तो जो पहले आपके पास रिजल्ट था वही यहाँ पर रहेगा। ब्लड से अगर मैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो पहली जो पिक्चर थी जब आपने उसको भी नहीं लिया हुआ था, सो दैट वाज आर ऑफ एस, और आर ऑफ एस के साथ माइनस जस्ट
अच्छा आर ऑफ एस माइनस एक्स था आपके पास ना, नीचे से इनपुट आ रही थी, सम अप हो गए और ये दोनों इनपुट जाकर बनी है इनपुट जाकर बनी जी ऑफ एस की। तो इस साथ में ये आपके पास आ रहा था आउटपुट सी के इक्वल। ओके जी, अब अगर इस चीज़ को आप देखें, ये जो दूसरी चीज़ थी इसमें भी आपके पास क्या हुआ है, इसमें आपके पास हुआ है आर इंटू जी, और आर इंटू जो जी है बेसिकली उसके साथ माइनस हुई है टर्म जो कि x थी और g था। इसको अगर आप इक्वल लें, इसके अंदर अगर आप g कॉमन ले लें तो ये यही बनेगी कि r माइनस एक्स इंटू जी, यही चीज़ बन रही है और यही आपके पास आउटपुट है। ठीक है, तो खैर दोनों इक्विवेलेंट ही चीज़ें हैं आपस में, सारों को ख़त्म कर देते हैं। ओके जी, इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं कि ये इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम कैसे बनी? हाँ सर। ठीक है जी। अच्छा, ये करवाने का मकसद ये था कि ये ऐसे ही रिजल्ट होता है ना, फिर आगे को अगर कोई चीज़ आएगी तो उसको हम थोड़ा क्विकली भी मूव कर सकते हैं चीज़ों में। अच्छा, एक ये मेरे पास था कि आर ऑफ एस एक इनपुट थी जी ऑफ एस की पिक्चर बी के अंदर, तो इसी तरह आपके पास समिंग जंक्शन है और सी ऑफ एस है। तो उसमें आप क्या सीख रहे हैं, उसमें आप वही कह रहे हैं कि मूविंग अ ब्लॉक, क्या आपने किया टू द राइट पास्ट समिंग जंक्शन, आप समिंग जंक्शन के दाएं तरफ लेकर गए हैं ब्लॉक को, ये जी ऑफ एस को। तो अगर इसको आप इधर ला रहे हैं, और लाना इस तरह से है कि आउटपुट सी पे फर्क ना पड़े, सेम हो जाएगा। तो आप उसको उठाकर इधर ला रहे हैं, तो फिर जो फीडबैक होगी उसमें क्या होगा, वो 1 ओवर जी ऑफ एस होगा। अगर आप दाएं तरफ ला रहे हैं तो जो समिंग जंक्शन वाले पॉइंट हैं वो 1 ओवर जी ऑफ एस हुआ है, यानी कि जो भी चीज़ आप उठाकर आगे लेके गए हैं। और जब आप लेफ्ट साइड पर ला रहे थे तो जो समिंग जंक्शन को दूसरी पॉइंट जा रहा था उसके साथ वो चीज़ मल्टीप्लाई हुई थी। अब अगर इन दोनों पिक्चर बी को भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो एट द एंड दोनों का सी ऑफ एस आपके पास सेम इक्वल आएगा। ही आएगा। ठीक तो है। ये है कि सम हो अगर आपने फॉर्म्स ब्लॉक्स को इधर उधर अगर मूव करना हो तो, ये तो था कि अगर आपने समिंग जंक्शन के इर्द गिर्द मूव करना, अगर आप वैसे एक इनपुट है, अगर कोई भी समिंग जंक्शन के अलावा अगर आपके पास पिक ऑफ पॉइंट्स हैं, अगर उनको इधर उधर मूव करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें किसी को कोई इतराज़ तो नहीं है? हाँ सर। क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपर सॉल्व करें तो ये यही चीज़ें बनती है। एक ऊपर मैंने इसीलिए लिखा था। ओके जी, सो ये अब पिक ऑफ पॉइंट्स के अगर सेंस में देखें तो ये देखें आर ऑफ एस है, इसके साथ जी ऑफ एस एक लग गया तो ये बन गई आर ऑफ एस जी ऑफ एस, और एक में आर एस सीधी चली गई, इसमें भी आर ऑफ एस सिंपल ही चला गया। तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, ये उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म है। इस इक्विवेलेंट फॉर्म में आपने किया क्या, पहले देख लेते हैं कि है क्या। ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा फॉर पिक ऑफ पॉइंट्स, इक्विवेलेंट फॉर्म्स फॉर मूविंग अ ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक को मूव करने के लिए बनाई आपने, और किया क्या है, क्यों लिखा हुआ है कि दोनों इक्विवेलेंट है। तो पिक्चर ए के अंदर किया टू द लेफ्ट पास्ट अ पिक ऑफ पॉइंट, आप पिक ऑफ पॉइंट्स के लेफ्ट साइड पर कोई चीज़ लेकर आए। तो ये पिक ऑफ पॉइंट था जहाँ से तीन चीज़ें जा रही थी, ये वाला जो पॉइंट था आपके पास, ये आपका जो था वो पिक ऑफ पॉइंट था। ठीक है, सो ठीक है। आपने क्या किया कि ये जो जी ऑफ एस है उसको उठा के लेफ्ट साइड पर लाएं पिक ऑफ पॉइंट के। तो जी ऑफ एस को जब यहाँ से उठाकर इधर लाए हैं तो आपने ऐसा काम करना है कि यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर आपको वही आउटपुट मिले जो पहले मिल रही थी। इधर आर एफ एस जी एफ एस था, अभी भी आर एफ एस जी एफ एस है, पहले आर एफ एस था, अभी भी पहले आर एफ एस है, अभी भी आर एफ एस। तो किया क्या आपने, बेसिकली ये जी एफ एस को आप उठा के इधर ले, और ऐसा काम करना है कि अब उनके आउटपुट्स के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़ रहा।
तो जी ऑफ एस यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह फिर 1 आ जाएगा, क्योंकि यही तो इधर मूव किया है। और यहाँ पर क्या मेरा आर एफ एस जी एफ एस, आर एफ एस इंटू जी एफ एस, और ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आपने आउटपुट लेनी थी आर एफ एस, वो आउटपुट आर एफ एस तभी आएगी अगर आर एस इंटू जी एफ एस को जी एफ एस से डिवाइड कर दें। तो आपने 1/GS का ब्लॉक एक एक्स्ट्रा रख लिया। यहाँ पर भी आर एफ एस तभी आएगा अगर आप आर एफ एस इंटू जी एफ एस को जी एफ एस से डिवाइड कर दें। अगर आप ये दोनों 1/GFS के ब्लॉक्स नहीं लगाते तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगी, आर एफ एस इंटू जी एफ एस, जो कि गलत है। फिर ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट ब्लॉक्स नहीं बन सकते। तो यहाँ से आपने ये सीखा कि पिक ऑफ पॉइंट्स के अगर लेफ्ट साइड पे अगर आप कोई ब्लॉक ला रहे हैं तो उसको कैसे डील करना। अब पिक्चर बी के अंदर है, टू द राइट पास्ट अ पिक ऑफ पॉइंट। अगर आपके पास लेट से ये कोई पिक्चर एक बनी हुई है, आर एफ एस जी एफ एस इज इक्वल टू आर एफ एस जी एफ एस, आर एफ एस जी एफ एस सारी। तो अगर आप इस जी एफ एस को उठा के ये पिक ऑफ जो पॉइंट है उसके राइट साइड पर ले आए, यानी कि इस जगह पर जहाँ पर ये मैं रेड कलर के पॉइंट को मूव कर रहा हूँ, ठीक है। जी एफ एस को यहाँ से उठाया, आप इधर ले आए, जी एफ एस जी एफ एस जी एफ एस। लेकिन अगर आप ये आउटपुट देखें तो वो सब के सेम, आर एफ एस जी एफ एस, आर एफ एस जी एफ एस। किया क्या है कि ये वाला ब्लॉक आप इधर लें, तो फिर यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर डेफिनेट सी बात है सिर्फ आर एफ एस रहेगा तो ये आंसर ठीक आएगा। अगर आप यहाँ पर भी जी एफ एस रखें और इधर भी जी एफ एस रखें फिर तो जी एफ एस का स्केयर हो जाएगा। तो ये एक दो चीज़ें थी कि अगर आप ब्लॉक्स को इधर उधर मूव करें लेकिन वो इक्विवेलेंट तभी रहेंगे। ये वही बात है बेसिकली कि अगर आप इक्वेशन के एक तरफ +2 है तो दूसरी तरफ लेकर जाएं तो वो -2 हो जाता है। तो वो ये तो अब हम बड़े हो गए तो हमें पता है कि +2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो -2 हो जाता है। बेसिकली मैथमेटिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करते हैं, दोनों साइड्स के अंदर वो उससे ऑपोजिट वैल्यू जो है वो ऐड करते हैं। -2 दोनों तरफ से ऐड करेंगे तो वो +2 के साथ -2 कट जाएगा, दूसरी तरफ वो -2 उसी तरह रह जाएगा। मैथ में ऐसे ही आप करते हैं या कोई और वे से करते हैं? जी सर, ऐसे ही होता है। तो जब वो चीज़ समझ आ जाती है, अब यानी कि अब आपको इस बात का पता है, तो अब आज तक किसी ने नहीं लिखा होगा कि एडिंग -2 ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। इस तरह की तो छोटी क्लासों में था ना, ये तो अब चीज़ शायद जेन से भी निकल गई होगी कि अच्छा ऐसा क्या किया कि इधर आ गया -2। बस वो जेन में इतना पुख्ता हो गया चीज़ के पता है कि बस सही वाला कॉन्सेप्ट ही है। सो सम हो जब आप कुछ ना कुछ करते हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स, तो इक्विवेलेंट तभी बनेगा जब आप कोई ना कोई ऐसी चेंज करेंगे कि पहले वाली चीज़ पे कोई फर्क ना पड़ रहा। अब ये देखते हैं कि एग्जाम्पल 5.1 के अंदर ये बेसिकली है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन वाया फेमिलियर फॉर्म्स। सो इसको आप देखिएगा, इसको आपने अपने माइंड में इसका आंसर सोचना है कि क्या होता है, फिर इसको डिस्कस करते हैं।
ओके जी। अच्छा, ये कौन सी चीज़ों से रिलेट कर, अगर इसको हमने रिड्यूस करना हो तो कर सकते हैं किसी वे से? सर इसमें ये हो सकता है कि हम अपने जीएस को उठा कर सर उस साइड पे ले जाएं अपने हम, और सर बाकी क्या कहते हैं ये रिड्यूस हो जाएगा। हम्म। इसके बाद सर सीरीज पैरेलल में अगर सॉल्व कर लें, ठीक है। G2 और G3 को हम कंबाइन कर सकते एक तो ये जो चीज़ें हैं ना, G2 और G3, ये कंबाइन हो सकती हैं। हैं। जी यस सर। सर। एक तो ये चीज़ है, और एक इनका भी कुछ करना H1 पड़ेगा साहब, ज़रा H2 ऐड दी H3 ऐड पैरेलल दी में सॉल्व। करना है। अब अगर मैं इसमें ये चीज़ देखूँ ना कि अमूमन अक्सर शायद ऐसा ना हो। सर इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि ये तीनों पैरेलल में, तो H1 फिर माइनस H2 फिर माइनस H3। अब ये बेसिकली पैरेलल में भी बने इस वजह से हैं कि ये जो समिंग जंक्शन है ना, इसके इन बिटवीन कोई चीज़ नहीं आ रही। यहाँ जी पर सर। अगर आप देखें ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। तो ये जो तीनों आपके पास फीडबैक्स हैं, इनको एक समिंग जंक्शन के ऊपर लाया जा सकता है। ये तीनों H1 H2 H3, ये तीनों जो है, दो इनमें माइनस हो रहे हैं और एक प्लस होके यहाँ पर समिंग जंक्शन को मिल रहा है। ठीक है। ये बातें मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इनके दरमियान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो मैं इनको किसी एक पॉइंट पे कॉमन कर सकता हूँ। इनके इन बिटवीन वन वन ही है हर तरफ। यहाँ पर भी कुछ नहीं ऐसा, यहाँ पर भी कोई कुछ ऐसा नहीं है। तो इन तीनों को मैं एक ही पॉइंट पर ला सकता हूँ। तो वो सूरत में आएंगे जब H1 H2 H3 आपस में प्लस या माइनस होंगे। तो प्लस या माइनस किस तरह से हो सकते हैं, ये इनका साइन डिफाइन करेगा। यहाँ पर नेगेटिव है, इसके साथ नेगेटिव आएगा, H1 के साथ H2 के साथ पॉजिटिव आएगा, और H3 के साथ भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये G2 G3 को कंबाइन कर दिएगा एक चीज़, फिर इन तीनों को कंबाइन किया, यहाँ पर समिंग जंक्शन के ऊपर ले आए एक ही पॉइंट के ऊपर। फिर इन तीनों को जो है वो एट दी एंड एक ही चीज़ बना दिया गया, H1 के साथ H2 और H3। ठीक है, वो पॉइंट्स आपने लिख दिए, H1 H2 और H3। अच्छा, ये एक चीज़ हम साइन बताएंगे। हाँ ये चीज़, हाँ जी बताएं क्या हुआ साइन को। साइन H1 के साथ तो माइनस आना चाहिए माइनस था। आना चाहिए। नहीं सर, वो हम्म। ठीक है सर, H2 क्योंकि वो उतने सर आगे सर माइनस कर दिया है, तो पीछे उसने साइन चेंज कर दिए हैं। ठीक है, दोनों पार्टीज ठीक हैं, लेकिन बस टाइमिंग का फर्क है। कोई पहले बात कर गया, कोई बात नहीं कर गया। तो वसफन का पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इशू क्या है बेसिकली कि एच के साथ माइनस था, इसके साथ प्लस था और इसके साथ माइनस था। तो ये फिर हमारी बात के मुताबिक ये सारी सम होके जा रही थी समिंग जंक्शन के ऊपर, ऐसे ही है। यस इसने सर। यहाँ पर नेगेटिव साइन ही रखा ना, तो इस वजह से अगर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें तो H1 नेगेटिव है, H2 पॉजिटिव और H3 भी नेगेटिव। ठीक। और अगर वो पहले वाली बात जो आप कह रहे थे वो अगर करनी है, तो फिर अगर समिंग जंक्शन के साथ प्लस लगाना है तो फिर तो साइन वैसे रखना जैसे हैं। ठीक है। ओके जी। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये फीडबैक है, इस पूरे फीडबैक को हम सॉल्व करें। अब ये देखें, ये G3 और G2 ये जो कुछ भी है बस एक ट्रांसफर फंक्शन है। मैं इसको अज्यूम कर, वो आता है ना, फिर मैं आता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या चीज़ है। हाँ हाँ, गाड़ी है ना तू। ओके जी। ये आपके पास जो है वो, अच्छा बीच में आप भी थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लेते हैं, मुझे लगता है पकड़ की चीज़ें।
ओके जी। सो ये जस्ट अज्यूम कि ये G3 G2 ये एक G को जाहिर करा, तो ये फिर होगा क्या कि ये जो ब्लॉक में हाईलाइट किया हुआ ट्रांसफर फंक्शन वाला ये G ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये वाला सारा G ऑफ एस इंटू ये वाला फीडबैक वाला सारा H ऑफ एस। अच्छा, एक और चीज़ है कि G जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसके लिए G की टर्म ज़्यादातर यूज़ हो रही थी, जो फीडबैक वाला सिस्टम होता है उसके लिए अमूमन H वाली टर्म यूज़ हो रही थी। तो वन समवन इज सेइंग कि G ऑफ एस इसका मतलब है कि जो टॉप लेवल पे चीज़ चल रही है, और वंस समवन इज सेइंग H ऑफ एस तो उसका मतलब है कि जो फीडबैक नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है वो उसकी बात हो रही। ठीक है, सो ये सारा न्यूमिनेटर में G ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये सारा G ऑफ एस इंटू ये सारे का सारा H ऑफ एस, ये एक बन जाएगा ब्लॉक, और उसके पीछे से ब्लॉक आ रहा होगा G1 ऑफ एस, तो G1 ऑफ एस इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर आपके पास एक बन जाएगा, क्योंकि G1 ऑफ एस मल्टीप्लाई होने से पहले क्या होगा, G1 ऑफ एस मल्टी ये सारा फीडबैक में फॉर्मूला लगा के सॉल्व हुआ, और ये जो मैंने सॉल्व किया वो, और ये जो G1 ऑफ एस वो, ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, तो जब सीरीज में होंगे तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सो इसको अब देखें कि इसकी सेंस बनती है, फिर जरा डिस्कस। सर ये समिंग जंक्शन पे जो माइनस आ रहा है ये फिर नहीं कोई रोल प्ले करेगा? समिंग जंक्शन पे क्या आ रहा है? ये जो माइनस आ रहा है ये फिर खत्म नहीं, हो जाएगा? इस माइनस को तो आपने सॉल्व कर लिया, ये माइनस के लिए तो फॉर्मूला है कि G ऑफ एस ओवर ये 1 प्लस G ऑफ एस इंटू G ऑफ एस इंटू H ऑफ एस। H ऑफ मैं अब इसको GH डायरेक्टली लिख देता हूँ। अब ये जो आप कह रहे हो कि माइनस नहीं को रोल प्ले करेगा, ये माइनस की वजह से तो प्लस आया, अगर प्लस होता तो इस फॉर्मूले में माइनस आ जाता। यहाँ पर पिक्चर में ठीक अगर माइनस हो तो फॉर्मूले में प्लस, पिक्चर में प्लस हो तो फॉर्मूला में माइनस, बस तो ये इसका ठीक। रोल यहाँ पर आ तो गया, ये जो भी रोल था इसका। तो एक दफ़ा दोबारा से इसको देखें कि सारी चीज़ की सेंस बनती है, फिर 1 मिनट के बाद मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। हेलो जी हाँ जी बच्चे बोले। नहीं सर, वो मैं समझा शायद मेरा इंटरनेट चला गया है। नहीं, अच्छा ठीक है, अभी तक यहाँ तक ही डिस्कस करते हैं, फिर एक और एग्जांपल थी वो करवानी थी, अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट है, फिर जल्दी जल्दी भगाने से सही समझ नहीं आनी आपको, तो इसके बाद एक एग्जांपल थी वो भी डिस्कस करनी थी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी फिर चीज़ें भागेंगी तो क्वालिटी थोड़ी डाउन होगी। तो फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में वर्चुअली मुलाकात होती है आपसे। अटेंडेंस मैं रिपोर्ट के थ्रू मार्क कर लूँगा। ईमेल में मैंने अटेंडेंस की सूरत हाल आपको बताई थी कि उसमें सर अटेंडेंस में जो जो चीज़ें हैं वो समझ रहे होंगे, मेल पढ़ ली होगी सबने यकीनन। सर सर मेरी बात। जी जी सुनाएं बात आप। सर मैंने ना 1:15 में ज्वाइन की थी, तो मेरे पहले इंटरनेट लाइट की वजह से नहीं था हो रहा, तो नहीं सर नहीं, मेरी मैंने अटेंडेंस। उसमें उसमें 2-3 चीज़ें थी। मैंने उस मेल को अगर आप गौर से देखें ना तो वो एक बड़ी पढ़ी लिखी ना प्यारी प्यारी मीठी मीठी चितौनी थी बस, बड़े हल्के अंदाज में हल्की फुल्की इंसल्ट जो होती है ना, बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में अल्फाज के सही चुनाव के साथ थी वो। उसमें पनिशमेंट का कोई नहीं कहा हुआ कि आप लोगों को पनिश करूंगा, लेकिन ये है कि वो मैंने बस आपको बताया है कि ये चीज़ें बैक अब लाइट का उसमें इशू हो सकता है, इंटरनेट वो मल्टीपल मसाइल हैं, लेकिन कहा यह गया मेल में कि आप पॉजिटिव रहें और कमेंट नहीं करें। अगर बीच में कोई इशू आता है तो वो तो जेन्युइन हो सकता है।
यानी कि बीच में जो फ्रॉडुलेंट वेज है ना, जो 2 नंबर तरीक़ेकार हैं, उनको हमने यूज़ नहीं करना, और उस पे किसी को भी कोई पनिश नहीं किया, कोई एब्सेंट नहीं लगाई। बात ये बताई है कि जो है ना, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, बस ये सिर्फ बात बताई है। जी सर। ये एक छोटा सा बीच में पॉइंट था, ये नहीं कि बताने के मतलब था, ये नहीं है कि कोई 1:45 आ रहा और ये कह रहा हो कि सर को जी बुद्धू बनाया, बड़ा मजा है, छोटे छोटे डोरेमोन और बीन वगैरह मिस्टर, ये काम नहीं। अब टीचर का ये काम नहीं होता कि छोटी छोटी चीज़ों को, वी आर नॉट गोइंग टू पोक द नोज इन एवरीवन्स मैटर। सो लेकिन द थिंग इज कि हमें चीज़ों का पता होता है ये कौन क्या कर रहा है, लेकिन फिर हम कहते नहीं है कि मल्टीपल इश्यूज हैं, क्या पता बच्चे का जेन्युइन इशू हो। और समझ रहे हैं ना बात को, यानी कि हम पॉजिटिव ज़्यादा रहते हैं तो वो ज़्यादा मीठा भी जो है ना, वो भी लोग फिर कुछ और ही कह लेते हैं उसको भी। सर असल में 12:15 पे लाइट आती है और 1:15 पे जाती है, तो 1:15 पे आती है। लाइट शाइट आ जाया करेगी, सारी चीज़ें हो जाया करेंगी, वो ठीक है। लाइट वाला जो बंदा है मेरे को बाद में डिस्कस कर ले, आई हैव प्लेंटी ऑफ वेज, उसको मैं काफ़ी सारे तरीके बताऊंगा। और अगली दफ़ा इंशाल्लाह वो 12:30 बजे क्लास में ऑनलाइन होगा और हम सारे उसको देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह सर। मसला तो वो है ना जिसका हल निकल आए, तो इंशाल्लाह निकल आएगा, अल्लाह परेशान हो। ये इंफरादी तौर पर मुझे मैसेज पे डिस्कस कर लें तो उसके एरिया में इंशाल्लाह लाइट वाला मसला भी हल हो जाएगा। जी सर। ठीक है ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सर